बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम PSL गेम ऑन। आज नौवां मैच है और नौवां मैच खेला जाएगा कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद। कोयटा की टीम ने टॉस जीतकर जो अभी अभी इतला आई है क्योंकि आज डबल हेडर है तो पहला मैच अब शुरू हो रहा है, कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये जो है वो कोयटा की टीम टॉस जीतकर पहले बारी लेना अब शुरू कर देगी। और दूसरा मैच आज का जो 10वां मैच है PSL 11 का वो कराची वर्सेस रावलपिंडी है और ये जो दोनों मैच हैं आज होंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो लिस्ट भी जारी कर दी है रैंकिंग के हवाले से। जो PSL के टॉप रैंकर मैं ज़रा वो आपको बता दूं। बैटर्स में अब तक जो सबसे इंडिविजुअली अगर देखें तो साहबजादा फरहान इस वक्त टॉप पर हैं 106 रन बनाकर। इंडिविजुअली उनकी 106 रन की इनिंग है, वैसे उन्होंने 108 रन बनाए हैं। और उनके साथ नीचे हैं माज सदाकत, उससे पहले यासिर ख़ान, माज सदाकत और उसके बाद जॉर्ज फिलिप्स हैं, फिर शामिल हुसैन है। ये इनकी इनफरादी जो इनिंग्स हैं वो हैं। टॉप बॉलर्स की अगर बात करें तो इसमें शाहीन शाह अफरीदी अब तक 5 विकेटें ले चुके हैं, हसन अली 5 विकेटें ले चुके हैं, रॉयली रोसो जो है वो 5 विकेटें ले चुके हैं और उसके साथ इब्रार ने 4 विकेटें ली हैं। और अगर इंडिविजुअली विकेट्स की बात करें तो इंडिविजुअली हमने देखा है बैन मैकडर्मट जो है वो 4 विकेटें ले चुके हैं और वो विकेट कीपर जो हैं उन्होंने एक मैच में 4 विकेटें ली थी। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 2, आज़म ख़ान 1 और जॉर्ज फिलिप्स जो हैं वो 1 जो है वो शिकार कर सके हैं। अगर बॉलिंग एनालिसिस की बात करें तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग अब तक की शाहीन शाह आफरीदी ने एक मैच के अंदर 4 विकेटें ली हैं 18 रन देकर। हसन अली ने 27 रन देकर 4 विकेटें ली। उसके बाद इब्रार अहमद ने 23 रन देकर 3 विकेटें ली। उसके बाद मोमिन कमर ने 3 विकेटें 24 रन देकर लीं और अहमद दानियाल ने 3 विकेटें 36 रन देकर लीं। और इसके साथ साथ अगर हम बैटर्स की बात करें, टॉप बैटर्स जैसे मैंने आपको बताया साहबजादा फरहान है, उसके बाद शामिल हुसैन है जिन्होंने 106 रन बनाए हैं 2 इनिंग्स के अंदर। यासिर ख़ान है, उन्होंने 3 इनिंग्स में 83 रन बनाए हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टीव स्मिथ जो चौथे नंबर पर हैं, सॉरी ये मैचेस दिए नंबर हैं। स्टीव स्मिथ जो है वो 77 के साथ चौथे नंबर पर हैं और 5वें नंबर पर हैं हसन नवाज़, 72 रन उन्होंने बनाए हैं अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर। कुछ पॉइंट्स टेबल की मैं आपको बात बता दूं कि पॉइंट टेबल के अंदर क्या है वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल के अंदर इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो टॉप पर है। मुल्तान सुल्तान के 4 पॉइंट है और उनका जो नेट रन रेट है वो 0.868 है। कराची किंग्स की अगर बात करें तो 2 मैच खेले हैं उन्होंने, दोनों ही जीते हैं और 4 पॉइंट उनके भी हैं और वो +0.524 के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस खेले हैं, एक मैच उन्होंने जीता था, एक मैच में बारिश हो गई थी और उस मैच के अंदर उनका जो अभी उनका नेट रन रेट 3 पॉइंट उनके हैं और 3 पॉइंट के बाद उनका जो नेट रन रेट है वो 0.0874 है। उसके बाद लाहौर कलंदर की बारी आती है। लाहौर कलंदर इस वक्त 2 पॉइंट्स के साथ है, 2 मैच खेल चुका है सॉरी और 1 जीता 1 हारा। जो कराची से मैच हारे थे, बड़ा क्लोज मैच था और इनका नेट रन काफ़ी बेहतर है, 1+ है और 567 है। कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो इस वक्त 5वें नंबर पर है, इनके 2 पॉइंट हैं। 1 मैच इन्होंने जीता था, 1 हारे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच खेलकर 1 मैच उनका वो हारे थे और 1 मैच जो बारिश की वजह से 1-1 पॉइंट मिला था पेशावर ज़ल्मी और इनका 1 पॉइंट इनका है। खाता अभी तक नहीं खुला तो वो रावलपिंडीज़ का अभी खाता नहीं खुला है और हैदराबाद किंग्स में इनका खाता अभी तक नहीं खुला है। सो ये सिचुएशन है अभी तक पॉइंट टेबल के अंदर। इस पूरी सिचुएशन के ऊपर हमने बात करनी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नुमान मुनीर जो कि हमारे साथ होते हैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट और एज ए एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर का इस्लामाबाद के साथ मैच और पहले टॉस जो है वो जीता है कोयटा ग्लैडिएटर की टीम ने और उन्होंने फैसला किया है बैटिंग का। क्या लगता है कि कोयटा की टीम जो है वो इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल पर देखें तो 5वें नंबर पर 2 पॉइंट हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड का 1
पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। वो भी बारिश अगर ना होती तो शायद ये पॉइंट भी उनको ना मिलता। अच्छा, सबसे पहले आज के मैच की बात करें तो कोयटा जो है आज भी मुझे तगड़ी नज़र आ रही है। अगर कोयटा के स्क्वाड में आप बात करें तो बड़े नाम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अभी रिसेंटली कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि नेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म करके आए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं हसन नवाज़ की, शामिल हुसैन की, फिर उस साउ शकील है ऊपर, और नीचे अगर मैं बॉलिंग साइड पे बात करूं तो इब्रार और उस्मान तारिक भी आज जो है वो, इब्रार तो ऑलरेडी इनके टीम में चल रहे थे, उस्मान तारिक जो हैं वो आज इब्रार के साथ आए हैं। तो आज कोयटा जो है वो काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में। जबकि अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो वहां पे शादाब खान और हैदर अली जो है, हैदर अली के लिए ये टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो यकीनन आगे वो जगह बना सकते हैं। साथ नीचे उनके साथ हम अक्सर बात करते हैं सलमान मिर्ज़ा के हवाले से, तो देखते हैं कि आज के मैच में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आज का मैच जो है वो वैसे तो इस्लामाबाद के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कोयटा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का मैच अगर कोयटा की टीम जीती है तो वो फिर काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ जाएगी और टॉप 4 के अंदर वो चली जाएगी। दूसरा मैच कराची है, कराची पहले से ही टॉप 4 के अंदर है, तो वो मुझे लगता है कि रावलपिंडी की टीम इतनी आसान हरीफ नहीं होगी कराची के लिए। रात वाला मैच भी काफ़ी तगड़ा मैच होगा और रात वाले मैच में देखते हैं कि जो कराची है वो अपने मोमेंटम को, जो लास्ट टाइम उनका बना था, जिस तरह से उन्होंने लाहौर की टीम को खुलकर नहीं खेलने दिया था, तो वो खेलने देती है नहीं देती। आपको क्या लगता है कोयटा की टीम आज पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर, तो कितने रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें, क्रिकेट के अंदर आप कुछ भी जो है वो राय नहीं कर सकते कि यार ये हो सकता है। तो हमने तो ऐसी ऐसी मजबूत टीमें भी देखी हैं जो ढेर हो गई हैं। लेकिन अगर रात वाली पिच के हवाले से बात की जाए, रात वाले मैच के हवाले से बात की जाए, तो अगर एक तगड़ा मैच देखना है तो आपको 180 प्लस जाना होगा, क्योंकि जिस तरह कोयटा ग्लेडिएटर के इस टाइम बैटर्स फॉर्म में हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर इसी तरह वो करते रहे तो यकीनन 180 तक तो जाना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए यकीनन यहाँ पे मुश्किल होगी, क्योंकि अगर 180 से ज़्यादा स्कोर हो जाता है, उसकी वजह यह है कि नीचे आपके पास 2 तगड़े स्पिनर मौजूद हैं कोयटा के पास, जिसमें एक नाम उस्मान तारिक है, वर्ल्ड कप के अंदर काफ़ी हाइप बना हुआ था उनका, ठीक है। उसके साथ इब्रार है जो कंटिन्यूसली यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैच हो सकता है। और मैच लो स्कोरिंग मैच देखने का मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर चाहे एक लो स्कोरिंग मैच हुआ भी लाहौर और कराची के दरमियान, वो मैच फंसा भी, लेकिन वो तनाज़ात का शिकार हो गया। लेकिन अगर मैच देखना है तो T20 के अंदर 180 प्लस जो है वो एक अच्छा स्कोर है जिसको चेस करने। मैं सर साइड आपको बता दूं कि जो अभी साइड अनाउंस की है आज के मैच के लिए, साउथ शकील जो है वो कप्तान हैं, फिर शामिल हुसैन नंबर 2 पर हैं इस वक्त रन्स के हवाले से, और उसके साथ हसन नवाज़ ये भी टॉप 5 के अंदर मौजूद हैं, ऐसे ही है। और ख्वाजा नाफे हैं। मुझे लगता है ख्वाजा नाफे आज किसी एक बंदे की पोजीशन जो है वो छीन लेंगे। फिर उसके बाद ब्रेवन जैक्स हैं, और फिर बैन मैकडर्मट हैं, फिर टॉम करन हैं, फिर अहमद दानियाल हैं, फिर इब्रार अहमद, उस्मान तारिक और अलजारी जोसेफ। ये जो साइड है इनकी आज खेल रही है। बट मुझे लगता है कि आज जो इनका टॉप है हमेशा से इनको सपोर्ट करता हुआ आया है, और टॉप ने अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया है। दोनों मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मैचेस में जो शामिल हुसैन है और साउथ शकील हैं, इन्होंने 50-50 रन के करीब तो स्टार्ट दिया है। पहले मैच में तो ज़्यादा अच्छा स्टार्ट था, जो कि तकरीबन 100 के करीब इनको ले गया था। दूसरी तरफ अगर मैं दूसरी साइड की अगर आपको बता दूं कि दूसरी साइड जो है वो क्या है, वो भी बड़ी अच्छी साइड है, लेकिन अभी तक उनको खुल के खेलने का मौका नहीं मिला। शादाब खान है, डेविड कॉनवे हैं, बड़े तगड़े बैट्समैन, अगर चल जाएं तो मैच वो अकेले ही एक साइड पर ले जाते हैं। फ़हीम अशरफ हैं, मार्क चैंपमैन हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, फिर एंड्रू गॉस हैं, फिर सुमीर मिनहास हैं, हैदर अली हैं, इमाद वसीम हैं, फिर सलमान मिर्ज़ा हैं साथ इनके, क्रिस ग्रीन हैं, और सलमान इरशाद। सलमान मिर्ज़ा मैंने ऊपर बताया, सलमान इरशाद हैं। इनका थोड़ा सा बॉलिंग के हवाले से मुझे अगर कोई चीज़ें लगती हैं, थोड़ा सा बॉलिंग का अगर कंपैरेटिवली देखा जाए कोयटा के, तो थोड़ा सा पलड़ा जो है मुझे हल्का लगता है। लेकिन डिपेंड करता है कि किस दिन किसकी जो बॉलिंग है उसका रिदम क्या होता है। सो चले
देखते हैं कि आज का जो मैच है उसके अंदर हम देखेंगे। अभी जब मैच शुरू होगा तो हमारे पास कोई 15-20 मिनट तो होंगे, हम बॉल टू बॉल भी कुछ चीज़ें एनालिसिस साथ साथ करेंगे। अच्छा इमरान, यहाँ पे ना मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ। अगर मैं कोयटा ग्लेडिएटर में बात करूँ तो साउथ शकील के अलावा अगर जो कंटिन्यूसली हमें T20 के अंदर प्लेयर्स नज़र आए, उसमें हसन नवाज़ हो गया, शामिल हो गया, और इसके अलावा नीचे अगर मैं बात करूँ उस्मान तारिक और इब्रार, ये 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी खेलते आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोयटा ग्लैडिएटर के साइड पे बात करें तो यहाँ पे भी ये चारों प्लेयर इस टीम का हिस्सा हैं। इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में ये कहूँगा कि ये एक तगड़ी टीम है। लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड में प्लेयर्स के हवाले से देखा जाए तो शादाब खान जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आपको पता है कि वर्ल्ड कप में भी हमने उन्हें अच्छा खासा डिस्कस किया था कि वो किस तरह वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और फिर जो उनकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है उसके बाद अभी PSL के अंदर वो आए हैं। और एक बड़ा अच्छा सवाल जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ दागा था, जिस पे वो जवाबी गोल हो गया था पाकिस्तानी टीम के कैप्टनसी के हवाले से। खैर ये तो बातें आगे जाके चलती रहेंगी, लेकिन अगर उनके स्क्वाड के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे एक प्लेयर है हमारे पास, इमाद वसीम, जो काफ़ी ज़्यादा लीग्स का कह लें कि आप एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके अलावा अगर मैं नीचे सलमान मिर्ज़ा की बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यूसली वो लड़का जो है वो परफॉर्म करता आ रहा है। तो अगर बॉलिंग में अगर उनके पास उस्मान तारिक या इब्रार अहमद है, तो यहाँ पे हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड में फ़हीम अशरफ एज ए ऑलराउंडर आपको पता है परफॉर्म कर जाते हैं। अक्सर अवकात में T20 मैचेस में ऐसी जगह पे परफॉर्म किया है उन्होंने जहां लगता था कि ये लोग मैच हार जाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे वो आपका लीग का लेवल हो, कि किसी भी तरफ से वो खेल रहे हो। तो कभी वो हैट्रिक कर जाते हैं, कभी वो छक्के चौकों की बरसात कर जाते हैं। तो ये फ़हीम अशरफ जो है ना, एक मुझे लगता है कि एक दोनों में एक ऐसा प्लेयर है जो किसी वक्त भी खेल को जो है ना वो पलट सकता है, चाहे वो बॉलिंग साइड पर हो चाहे वो बैटिंग साइड पर हो। इसी तरह अगर मैं नीचे इमाद वसीम की बात करूँ तो इमाद वसीम एक अच्छा स्पिनर है, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो यकीनन कोयटा के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और अगर सलमान मिर्ज़ा के हवाले से बात की जाए तो अभी अगर पिछला कैरियर देखा जाए वर्ल्ड कप के हवाले से भी या उससे पहले सीरीज़ के अंदर भी, तो उनके अगर 1-2 अच्छे ओवर्स निकल जाएं स्टार्टिंग के ऊपर ही, अगर वो ओवर करने आते हैं तो यकीनन जो अगली टीम होती है वो मुश्किलात का शिकार हो जाती है। मैं थोड़ी सी रात के मैच जो कल मैच हुआ उसके हवाले से बात करूँगा। बड़ा कल चर्चा रहा साहबजादा फरहान की इनिंग का, जिस तरह से साहबजादा फरहान ने कल बड़ी तेज़ इनिंग खेली, और उनकी जो सेंचुरी है उसका चर्चा इसलिए रहा कि उन्होंने चेज़ करते हुए ये सेंचुरी बनाई, और महज 57 बॉलों के ऊपर उन्होंने 106 रन बनाए थे, जिसकी वजह से वो अब जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है बैटिंग के अंदर उसमें 106 के साथ पहले नंबर पर हैं। ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि टॉप 5 के अंदर भी अब उन्होंने शामिल हुसैन से जो कैप है वो वापस ले लिया। अब शामिल हुसैन मुझे लगता है कि आज वो कैप फिर से वापस ले लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगर तो जल्दी आउट हो गए ठीक है, अगर एक 50 और कर लिए तो बैक टू बैक उनके 3 50 हो जाएंगे। और साथ उनके अगर मैं स्टीवन स्मिथ ने 20 बॉलों पर 46 रन बनाए। स्मिथ जब आ रहे थे तो लोग कहते थे कि यार रिटायर्ड प्लेयर है, मतलब T20 में इतना T20 से रिटायर्ड प्लेयर है, नहीं खिलाते T20 ऑस्ट्रेलियन उसको इतना ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कल 4 छक्के मारे और 2 चौके भी उस इनिंग के अंदर शामिल थे। फिर शान मसूद ने 16 बॉलों के ऊपर जो है वो 29 रन की इनिंग खेली। स्ट्राइक रेट मैंने देखा 150 से ऊपर का ही सारा चल रहा था कल। लेकिन नीचे से अगर अराफात मिनहास की बात करें तो ये एक तगड़ा ऑलराउंडर मुझे लग रहा है पाकिस्तान को मिला, और इसने बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है आगे जाके मुश्किलात पैदा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ये सारी बातें जो हैं वो मुल्तान सुल्तान के हवाले से करते चले जा रहे हैं। मैं हैदराबाद की भी बता देता हूँ कि साइम अयूब ने कल 20 बॉलों पर 27 रन की इनिंग खेली है, जिसमें एक बाउंसर के ऊपर छक्का था। हालांकि वो बाउंसर था और टॉप एज लगा, और वो फिर विकेट कीपर के पीछे के ऊपर से जो छक्का हुआ। उनकी मुझे इनिंग कोई इतनी ख़ास दिखाई नहीं दी कल। 135 का स्ट्राइक रेट था उनका। लेकिन अगर नीचे माँ सदाकत की इनिंग की बात करें तो माँ सदाकत ने कल काफ़ी बॉलर्स को रोला है, ठीक ठाक फंटा लगाया उन्होंने। 26 बॉलों के ऊपर 62 रन की इनिंग खेली, 238 का उनका स्ट्राइक रेट था। फिर नीचे जाएँ तो उस्मान खान ने 12 बॉलों के ऊपर 25 रन बनाए, 3 उनके छक्के उसके अंदर थे, और वो आउट होकर जल्दी चले गए, 25 रन बनाकर आउट होकर चले गए। शर्जील खान के हवाले से हमने बात करनी है। कल उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। शर्जील खान जो है वो कह रहे थे कि जी वो
अब पहले तो हमने सुना कि वो छोड़ के अमेरिका चले गए, अब रात वो कह रहे थे कि नहीं मैं वहाँ से क्रिकेट खेलने जाता हूँ, और मुझे लगता है उनको भी उम्मीद होगी कि शायद उन्हें मौका दिया जाए, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी पाकिस्तान की टीम में अब मौका मिलेगा, क्योंकि यंगस्टर्स ही इतने आ गए हैं कि जगह शायद ना मिले। फिर उसके बाद साद अली 19 बॉलों के ऊपर 23 रन उन्होंने बनाए। फिर नीचे इरफान खान नियाजी, उन्होंने आकर 13 बॉलों के ऊपर 22 रन की इनिंग खेली। तो ओवरऑल हम देखें तो 225 रन बनाए थे रात, और ये छोटा टारगेट नहीं था 225 रन का अनुमान, ये बड़ा तगड़ा टारगेट था, और इतना टारगेट जो है वो उसको इतना आसान नहीं होता है चेस करना। लेकिन फिर भी हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो 8 बॉल पहले ही 6 विकेटों से जो है वो मैच को जीत गई। अच्छा, इस पे अगर मैं हैदराबाद किंग्स के हवाले से बात करूं तो साइम अयूब के बारे में यकीनन सब इस टाइम सोच रहे हैं कि जिस तरह इस लड़के को परफॉर्म करना चाहिए था, ये कुछ अरसे से उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। बैटिंग में नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं ये 1-2 विकेट्स निकाल जाता है। लेकिन आपको याद होगा ये पाकिस्तानी टीम के अंदर एज ए ओपनर और एज ए बैटर के तौर पर आए थे, ना कि एज ए ऑलराउंडर के तौर पर आए थे। तो खैर इस पर काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि साइम की जो जॉब है वो उस तरह नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मैं नीचे बात करूँ तो जो कल मुझे मैच देखते हुए जो एक चीज़ फील हुई, जैसे सदाकत और शर्जील खान थे, तो आपका जब जूनियर प्लेयर किसी सीनियर प्लेयर के साथ अटैच होता है और उसके साथ क्रीज पर मौजूद होता है तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें उस टाइम एक्सपीरियंस जो है वो शेयर हो रहे होते हैं। तो जिस तरह माँ सदाकत की कल की बैटिंग थी, अगरचा बांग्लादेश में ये फ्लॉप हुआ, लड़का तनकीद हुई रहे लड़कों के ऊपर, लेकिन टाइम देना चाहिए इन लड़कों को, ठीक है। इसी तरह अगर शर्जील खान पे बात करें तो जब शर्जील खान आया था तो आपको याद होगा कि इसको भी बूम बूम कहना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि ये इमरान नज़ीर, शाहिद अफरीदी और शर्जील खान एक ही कॉपी पे आ रहे थे। जिस तरह ये ओपनर आते थे और हिटिंग शुरू कर देते तो बाद अगरचा बहुत सारे मसले मसाइल तनाज़ात का शिकार हुए, लेकिन शर्जील खान ने प्रैक्टिस जारी रखी, अपने आप को इम्प्रूव किया और उसका रिजल्ट वजन भी काफ़ी कम लगा उन्होंने अपने वजन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, फिटनेस के ऊपर जो है वो फोकस किया उन्होंने। अच्छा, पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कल हमने देखा कि उन्होंने बताया कि उनको 20 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, और 20 साल पहले भी वो ओपनिंग के ऊपर ही जाकर जो है वो बॉलिंग बैटिंग करते थे, लेकिन अब उन्हें मिडिल ऑर्डर में मौका मिला है तो वो मुझे कहीं ना बैकफुट पर दिखाई दी। उन्होंने कहा यार कहीं भी खिला लें, मैंने तो खेलना ही है। हाँ जी। तो मुझे फिर भी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के एक कहते हैं मोटिवेटेड बंदा तो लगा, बट अब काफ़ी देर हो चुकी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कभी उन्हें मौका मिलेगा? इमरान, अगर 20 साल की बात की जाए तो 20 साल का अरसा थोड़ा अरसा नहीं होता। एक बच्चा जो है वो जवान हो जाता है 20 साल की उम्र में, आपने क्रिकेट को दे दिया। अंडर 15 में भी आए हो, अंडर 15 भी आए हो तो इस टाइम उनकी एज आप देख 35 साल तो हो गई ना, 35 साल हो गए, जो मुझे लगता है कि वो 40 क्रॉस कर चुके हैं। कर चले वो आपको लगता होगा, लेकिन फिटनेस लेवल के ऊपर बात करें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो 40+ भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस जो है वो बरकरार रखी है। हम ऑफ द रिकॉर्ड एक प्लेयर पर डिस्कस भी कर रहे थे कि जिस तरह उन्होंने क्लास की बैटिंग की थी। अगर पाकिस्तान के अंदर भी देखें, पाकिस्तान के अंदर ना एक माइंड सेट है। अभी मैं अकमल बरादरान की बात करूँ ना तो उनकी आज भी यही ख्वाहिश है किसी तरीके से हमें पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मौका मिल जाए, ठीक है। अगर दिगर टीमों के हवाले से बात की जाए, अगर मैं एक नाम लेता हूँ, मुल्तान सुल्तान के अंदर कुछ प्लेयर हैं जो एजिड हैं, गालिबन नाम मेरा उनके जहन से निकल गया, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई, लेकिन अगर उनके ऊपर बॉलिंग के हवाले से बात की जाए तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं शर्जील खान की एज के ऊपर बात करूं तो एज मैटर नहीं करती, फिटनेस मैटर करती है। आप अगर अपने आप को फिट रखते हैं और परफॉर्म करते हैं, और अगर आप कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं जिससे आपकी टीम को फ़ायदा होता है, आपको फ़ायदा होता है, तो यकीनन आपको पाकिस्तान में एक चांस मिलना चाहिए। शायद आपको उस तरह चांस पाकिस्तान में नहीं मिल सका जिस तरह आपको मिलना चाहिए था, आपको भी उस असल वजह का पता है कि वो क्या वजूहात हुई थी, लेकिन अगर आपको चांस मिलता तो फिर वहाँ पे इम्प्रूव करें। मैं यहाँ पे एक नाम लूँगा उमर अकमल का। आपको याद होगा शाहिद अफरीदी जब हमारे सिलेक्शन कमेटी के अंदर आए थे तो उन्होंने उनको चांस दिया था, और उस चांस के ऊपर वो पूरा नहीं उतर सके। तो फिर मेरा ख्याल है कि इतना ही होता है, अगर आपने 20 साल क्रिकेट खेल रही है और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपको पाकिस्तान में मौका मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा फिर आपको जो है वो अपनी फिटनेस पे और अपनी कह लें कि जो बैटिंग का जो स्टाइल है उसके ऊपर फोकस रखना होगा, आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना होगा, ताकि सिलेक्शन कमेटी को ये लगे कि अगर ये प्लेयर हम सेलेक्ट भी करते हैं तो ये हमें फ़ायदा देगा। अच्छा, अभी मैच शुरू हो चुका है और अब तक 7 रन बने हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम का जो आगाज़ करने के लिए इब्तदाई बल्लेबाज साउथ शकील और उनके साथ शामिल हुसैन हैं, और बॉलिंग अब सलमान मिर्ज़ा कर। अब मेरा सवाल जो है वो ये है
कि अब शामिल हुसैन के लिए लीग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। अब बॉलिंग जो है आगे टफ बॉलिंग आ रही है, इतनी आसान बॉलिंग नहीं है। उन्होंने अब बड़े एक्सपीरियंस बॉलर्स को खेलना है। पहले जो उनको, ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है, पता नहीं आप इस पर इतफाक़ करते कि नहीं करते, अब क्योंकि कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता तगड़ा होता जाएगा तो शामिल हुसैन के लिए भी प्रेशर बढ़ेगा। और उनके पास जो पहली 2 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 2 निस्फ सेंचुरियाँ बनाई, आपको लगता है कि क्या वो उस रिदम को बरकरार रख पाएंगे, उस टेम्परामेंट के साथ, उस फ्लो के साथ बैटिंग करते रहेंगे? क्योंकि अगर आगे जाके चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं तो फिर क्या आपको लगता है? अच्छा देखें, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपका काम है क्रिकेट खेलना। अगर आप अपनी टेक्निक्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका पूरा फोकस है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं है और आप अपना पूरा फोकस गेम के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी बॉलर आपके सामने आ जाए तो आप उसको इजीली खेल सकते हैं। आपको अपने मैं आपकी बात करते करते उन्होंने छक्का मार दिया। हाँ, और इस वक्त वो एक छक्के के बाद 9 रन पर पहुंच गए हैं और सलमान मिर्ज़ा को छक्का मारा है जी। चलें, ये भी एक अच्छी बात है कि देखें, चले खैर आगे आपकी बात में मैं आता हूँ कि यकीनन डेफिनेटली बात है कि बॉलिंग साइड थोड़ी सी जो है वो टाइट्स होंगी। हर रोज़ हर प्लेयर का नहीं होता, गेम्स बदलती रहती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शामिल को, तो शामिल को चाहिए कि तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ खेले, अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम करे। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और बहुत सारे मैं आपको साहब नाम कहेंगे तो शेयर कर देता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये टूर्नामेंट बहुत सारे लोगों को जो T20 का कैरियर है वो ख़त्म भी कर सकता है और बहुत सारे लोगों का T20 कैरियर बना भी सकता है। जिसमें हमारा जो यंग टैलेंट है उसके ऊपर सबकी नज़र है, जिसमें कुछ बड़े आज कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से नाम खेल रहे हैं, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में तमाम टीमों की तरफ से वो नाम खेले जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यकीनन हर बंदे को जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्म करना होगा, अपने लिए परफॉर्म करना होगा, टीम के लिए परफॉर्म करना होगा, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, ये तो चले मैच हमारा साथ साथ चल ही रहा है जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि फ़खर ज़मान के हवाले से हमने देखा कि फ़खर ज़मान ने कल अपील जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी को जो है वो दायर कर दी है कि जी वो जो मैच फिक्सिंग के हवाले से उन्हें 2 मैचेस की सज़ा मिली है वो उन्हें गलत दी गई है। आपको क्या लगता है कि सज़ा कम होगी या बरकरार रहेगी? मेरे ख्याल से सज़ा बरकरार रहेगी और रहनी भी चाहिए। देखें, लास्ट टाइम प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि इमरान, जब 5 रन मिल गए हैं ना, तो जो वो अंपायर्स हैं ना, वो नॉन टेक्निकल तो है नहीं है, वो नॉन प्रोफेशनल तो है नहीं है, वो प्रोफेशनल लोग हैं जो आपने मैदान में उतारे हुए हैं। उन्हें पता है चाहे गेंद आप पकड़ते हैं, वो सिर्फ देखते हैं। वो अंपायर इसीलिए बनाए गए ना, वो किसी पैरामीटर पे तो पूरा उतरते हैं ना। जब आपने उन्हें ग्राउंड में उतारा है तो उन्हें लॉस का भी पता है, उन्हें गेंद का भी पता है, उन्हें सारी चीज़ें पता है कि उन्होंने क्या करना और क्या नहीं करना। तो मेरा ख्याल है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़खर को ये सज़ा जो है वो कबूल करनी चाहिए। और अगर हाँ, फ़खर इस बात को कह देते हैं कि जी ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, मैं बात करनी थी ना, आपने किसी भी तरीके से बात कर सकते थे कि मैं ये नहीं करना चाहता था, मैंने तो सिर्फ बॉल को साफ़ किया, बात को हैंडल कर लेते, तो शायद ये 2 मैचों की पाबंदी 1 मैच पे आ जाती या सिर्फ जुर्माना हो जाता। लेकिन अंपायर्स ने 5 रन दे दिए, जो आपके ऑन फील्ड अंपायर खड़े थे, और फिर आपका जो बाद में हेयरिंग हुई उसमें भी आपने इस बात को इनकार किया। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये लाहौर कलंदर के लिए अब ज़रा मुश्किलात हो जाएंगी। 5 रन की पेनल्टी भी पड़ गई उन्हें। 3 और अप्रैल, अब जो कल वाला मैच है वो भी नहीं खेलेंगे। हाँ। और फिर एक मैच कराची में है जो 9 को है, वो भी वो नहीं खेलेंगे। तो 2 मैचेस में अगर फ़खर नहीं खेलेंगे तो फिर ऑब्वियसली उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट आएगी और अगर वो और प्लेयर को खिलाएंगे, प्लेयर को खिलाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाबंदी को जो है वो बरकरार रहना चाहिए, ताकि जो यंगस्टर प्लेयर्स हैं आपके, उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि जे अगर हम कुछ ग्राउंड के अंदर गलत करेंगे तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, और जो बाकी 2 सज़ाएँ हुई थी वो भी अभी तक बरकरार हैं। सुना है कि नसीम शाह भी कुछ दरख्वास्त कर रहे हैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जनाब उनका जो 2 करोड़ रुपये वाला फ़ाइन है वो भी उन्हें किसी तरीके से माफ़ कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है उधर से कोई हाथ हौला होने वाला या नहीं? मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। हाँ, अगर चाहे स्वाबदीद कोई इस्तेमाल हो जाए तो उस पर कह नहीं सकता, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। ये सज़ा बरकरार रहनी चाहिए और एक ट्रेंड सेट कर देना चाहिए कि भाई अगर आप अपनी क्रिकेट से हटकर, अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटकर कोई काम करेंगे तो उसकी आपको सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए। अच्छा, PSL में अभी जो आपने कंपटीशन देखा, आज 9वां मैच है और 10वां मैच शाम को है, वो डबल हेडर्स है आज। तो आपने जो कुछ लोग पॉइंट आउट किए हो, जो यंगस्टर हैं T20 के लिए हम बड़ा मिस कर रहे थे, आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है 2 साल के बाद, आपको लगता है कि इस PSL से कम
मुझे लगता है कि 5 से 6 लड़के होंगे उस टीम होंगे और यकीनन होने चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ ना शायद ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं अभी तक माइंड सेट नहीं कर पा रहे, ना उनका अपना सेट है ना ही वो क्रिकेट प्लेयर्स का सेट कर पा रहे हैं। आपने जिन प्लेयर्स को अपने मुस्तकबिल का हिस्सा बनाना होता है ना, यकीनन वो उस वक्त ही आपकी नज़र में आते हैं जब वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर में मौजूद हसन नवाज़ की बात करूँ तो गोचा न्यूजीलैंड में वो एक बुरी तरह फ्लॉप हुए, लेकिन एक सेंचुरी वो दाग गए। उसके बाद वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। वो बाद में लोकल के खेल रहे हैं या नेशनल T20 खेल रहे हैं और वहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो ऊपर लोग सिलेक्शन में बैठे हैं, PCB के अंदर बैठे हैं या PSL की इंतज़ामिया बैठी है, उन्हें चाहिए जिन 6, 7, 8, 10 लड़कों के ऊपर उन्होंने काम करना है, उनको क्लियर करो कि भाई आपने पाकिस्तान को खेलना है, पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है, तो उस हिसाब से आप अपनी अपनी प्रिपरेशन करें। ये ना हो कि सिर्फ एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ और आप जो है जी वो बस आए गए और चले गए। अब जैसे मैं साहबजादा फरहान की बात करूं तो एक कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर चाहे वो एक मैच उनका फ्लॉप जाता है तो अगले मैच में वो कम बैक अच्छा खासा कर जाते हैं, फिर अगले मैच में अगर फ्लॉप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उससे अगले मैच में इतना स्कोर कर जाते हैं जो टीम को जो है वो हेल्प आउट हो जाती है। इसी तरह अगर मैं नीचे शामिल की बात करूं तो शामिल हमारे पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, वो एक अच्छा टैलेंट पाकिस्तान के पास आ सकता है। हसन नवाज़ हमारे पास है। मां सदाकत की सूरत में कल एक बैटर आया पेशावर ज़ल्मी में, आपको याद है लाहौर के जो अभी रिसेंट 225 रन का उन्होंने टारगेट जो है वो चेज किया। एक लड़का था अब्दुल समद जिसने 11 गेंदों के ऊपर 33 रन जो है वो स्कोर किए। तो ये ऐसे लड़के हैं। फिर यासिर की अगर मैं बात करूं पिंडीज के अंदर मुल्तान सुल्तान में एक अच्छा वो परफॉर्म करता आया, लेकिन मसला ये है कि इमरान अगर जब हम PSL से लड़कों को निकालते हैं ना वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके फ्लॉप हो जाते हैं। उसकी अब वजह समझनी पड़ेगी, इंतजामिया को ढूंढना पड़ेगा। आपको एक नाम मैं बता देता हूं, उस्मान खान, विकेट कीपर जो पाकिस्तानी बैटर है। मुल्तान सुल्तान में अच्छी खासी उन्होंने एक सेंचुरी भी दागी, सब कुछ किया, एक हाइप बन गई सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट आ गया। लेकिन जब से वो इंटरनेशनल टीम के अंदर आए हैं, पाकिस्तान को उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू किया, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए, बुरी तरह पिट गए। आजम खान एक नाम है हमारे पास विकेट कीपिंग के अंदर, उस लड़के के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत अहम है। अगर वो परफॉर्म करता है तो वो पाकिस्तान में कम बैक कर सकता है। आजम खान पाकिस्तान खेल चुके हैं और उन्हें मौका मिल चुका और आपने देख ली उनकी परफॉर्मेंस। और अच्छा, यहाँ मैं आजम खान का नाम मैंने इसलिए लिया कि अगर 20 साल क्रिकेट खेलने वाले लोग ये उम्मीद कर सकते हैं तो आजम खान ने अभी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है। तो जहाँ पे आपका जूनियर और सीनियर प्लेयर्स का कम्बिनेशन बनता है तो यकीनन आप एक स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आते हैं। यहाँ ये टूर्नामेंट कुछ बड़े नामों के लिए भी खतरे की अलामत है। मैं सबसे पहले बाबर आजम की बात करूंगा। अगर वो कंटिन्यूस परफॉर्म नहीं कर पाते T20 के हिसाब से तो ये टूर्नामेंट उनके फैसला कर देगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं या नहीं। शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हारिस रऊफ़ के लिए ये टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हारिस रऊफ़ डेथ ओवर में जाके पिछले कुछ अर्से से फेल ही हो रहे हैं। वो ऐसे लगता है जैसे मुखालिफ टीम की तरफ से ही खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो आप चेज ही नहीं कर पा रहे। जमान खान एक लड़का है, वसीम जूनियर एक लड़का है, जिनके लिए टूर्नामेंट बड़ा अहम है। अगर शाहीन और हारिस बाहर जाते हैं तो मुझे जो आगे नज़र आ रहे हैं बॉलर वो जमान खान और अपना जो है वसीम जूनियर है। वो पोजीशन बता देते हैं। 3 ओवर्स के अंदर 31 रन हैं कोयटा ग्लैडिएटर के और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। अभी कुछ लम्हे पहले साउथ शकील ने बैक टू बैक 2 छक्के मारे हैं अभी, और अभी वो उनके जो रन्स हैं वो अब शामिल से जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। और अब देखते हैं कि मैंने जैसे पहले कहा था कि कोयटा को स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। साउथ शकील जो कि कप्तान है उनकी क़यादत के अंदर और शामिल हुसैन साथ। अब ये जो आने वाला 6 महीने 1 साल है उसके अंदर आपको लगता है कि शायद T20 की टीम की पूरी शक्ल जो है वो बदल जाए? और बदलनी चाहिए, मेरे ख्याल से बदलनी चाहिए। इमरान, अगर मैं कोयटा की बात करूं ना, यहाँ पे साउथ शकील मेरे ख्याल से T20 का प्लेयर नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट प्लेयर और वनडे के लिए फिट होता है। जैसे हम सलमान अली आगा के हवाले से बात करते हैं कि वो T20 में मुझे कहीं फिट नज़र नहीं आते, ना स्ट्राइक रेट के हवाले से, ना कैप्टनसी के हवाले से, ना बॉलिंग के हवाले से। अगर आप उन्हें टेस्ट खिलवाते हैं या उन्हें आप वनडे में लेके जाते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको जो मैं नोट कर रहा हूँ साउथ शकील के हवाले से, अगर साउथ शकील T20 का स्ट्राइक रेट बरकरार नहीं रखते, मतलब जिस तरह हमारा रेट होता है, मतलब छक्के चौके आज से बात मारना शुरू कर दो, लेकिन जिस तरह शामिल स्ट्राइक को रोटेट कर रहा है ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। एक एंड पे आप विकेट बचा के रखें,
आपका जो पार्टनर है उसे खुल के खेलने का मौका दे कि भाई तुम खेलो, ठीक है, मैं विकेट रोकता हूँ, तुम जो है वो अपनी हिटिंग अभी मौका मिला है जी, रन आउट होने लगे थे, साउथ शकील बच गए, शामिल साहब निकले हैं, वापस चले गए उनको। और मजे की बात बताऊँ आपको, और इस बॉल पे छक्का मार दिया जी। अब फ़हीम अशरफ को बॉलिंग के लिए बुला लिया। अच्छा, ग्रीन ने उससे पहले बॉलिंग की, 5 रन दिए, लेकिन उसके बाद अब जो है वो शामिल हुसैन सामने, और वो इस पेस को लाइक करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जिस तरह की आपको पता है कि फ़हीम अशरफ की पेस है, और वो तो ढूंढते हैं इस तरह का बॉलर कि उन्हें मिले इन पिचेस के ऊपर और वो उनको खुल के खेलें। ये मुझे स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई अभी तक। हालांकि अगर स्पिनर लगाया जाता तो शामिल हुसैन को आप पकड़ सकते थे। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अब देखिए रन्स भी जो हैं वो छक्के के बाद 37 हो गए हैं और शामिल पहुंच गए हैं 20 रन के ऊपर। देखिए, एक लड़का जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करता आ रहा है, ठीक है, आप मतलब वो मैदान में उतरा तो वो भी कुछ सोच समझ के ही मैदान में उतरा है। यहाँ पे जो है वो कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बॉलिंग साइड के ऊपर वो किस टाइम के ऊपर किसको उतारता है। तो फ़हीम अशरफ के गालिबन स्टार्टिंग के ओवर नहीं बनते, ये जब आपका पावर प्ले ख़त्म हो जाता है उसके बाद उनके ओवर्स बनते हैं, क्योंकि इनको हिटें पड़ती हैं और उन हिटों के अंदर जो है वो कैच के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पावर प्ले के अंदर फ़हीम अशरफ को ले आएंगे तो यकीनन आपको मार पड़ेगी। यहाँ मेरे ख्याल से आप इमाद वसीम को अगर लेके आते तो वो शामिल को रोक सकते थे, क्योंकि शामिल जो है हमने बांग्लादेश में भी, वो भी तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, तो उनको खेलना आसान हो जाता शामिल को। अच्छा, अगर मैं शामिल की बात करूँ ना, बांग्लादेश में तो शामिल जो है वो ट्रैप ही स्पिनर से हुआ है, ठीक है, फास्ट बॉलिंग को उसने हिट किया है, लेकिन जो ट्रैप हुआ है वो स्पिनर से हुआ। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर आप शादाब खुद आ जाते, चले शादाब खुद आके शामिल को करते तो शायद शामिल को पकड़ सकते थे आप, लेकिन फ़हीम अशरफ को लाना यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या लगता है फ़हीम अशरफ का जो करियर है वो तो नहीं खत्म कराना चाह रहे। अच्छा हाँ कि इसको जरा लगाते हैं आगे, भंटा छंटा पड़ता तो फिर फ़हीम अशरफ, देखिए मैंने आपसे पहले बात की है कि फ़हीम अशरफ को ना उस तरह की क्रिकेट मिली नहीं है। फ़हीम अशरफ ने रखा है अपने आप को नीचे नंबर 6, 7, 8 के ऊपर, या तो वो उस टाइम के ऊपर जाते हैं जब 2-3 मैच उन्होंने जितवाए हैं, जो 2-3 मैच जितवाए हैं, या तो वो उस टाइम के ऊपर जाते हैं जब आपकी टीम मुकम्मल तौर के ऊपर एंड हो चुकी होती है और सिर्फ आप एक चलें जी रन रेट बेहतर हो जाए उस सूरत में जा रहे होते हैं। हाँ, फ़हीम अशरफ को चेक किया जा सकता है अगर आप उन्हें वन डाउन में भेजते हैं, अगर आप उन्हें पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर समझते हैं जैसे अब्दुल रज़ाक थे कि किसी भी स्टेज के ऊपर आके परफॉर्म करते थे, इसी तरह अगर आप फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर समझते हैं तो फिर यकीनन देखिए शादाब खान ने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया ना, वो कभी वन डाउन आ जाते थे, कभी तीसरे नंबर पे आ जाते, कभी चौथे नंबर पे, कभी छठे नंबर पे, उन्होंने अपने आप को सेट करने की कोशिश की। यही काम फ़हीम के साथ भी करना चाहिए। अगर फ़हीम को आपने बड़ा प्लेयर बनाना है तो उसको वन डाउन में लेके आए, नंबर 3 में लेके आए, नंबर 4 में लेके आए, क्योंकि वो जिस जगह पे जाके वो उसकी बारी आती है या तो वो बिल्कुल डेड ओवर होते हैं, आखिरी 1-2 ओवर रह जाते हैं, 10-12 गेंदे रह जाते हैं, वो उसमें उससे जितना स्कोर होता है 28, 29, 30, 31, 32 वो कर जाता है, ठीक है। चलिए 4 ओवर अब हो गए हैं, 4 ओवर में 43 है। साउथ शकील ने भी एक चौका, कहते हैं ना वो बहती गंगा में, उन्होंने भी हाथ जो है वो गीला कर लिया है। तो अब 4 ओवर हो चुके हैं नुमान, और 4 ओवर में 43 है विदाउट एनी लॉस, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। 21 रन के ऊपर ही साउथ शकील खेल रहे हैं और 21 रन के ऊपर ही शामिल हुसैन खेल रहे हैं, पर फ़र्क इतना है कि 2-2 बॉलों का फ़र्क है दोनों का। 11 बॉलें शामिल हुसैन ने खेली हैं और 13 बॉलें जो है वो साउथ शकील ने खेली हैं। दोनों ने 2-2 छक्के मारे हैं और एक चौका दोनों ने लगाया है। स्ट्राइक रेट 161 का साउथ शकील का है और 190 रन का जो स्ट्राइक रेट है, 190 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो खेल रहे हैं शामिल हुसैन। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम भी यहीं पर, वक्त हमारे पास बहुत कम है। नुमान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी राय से हमें आगाह किया। हम चाहते हैं कि आप स्टैट्स निकालते रहें और चीज़ें सामने लेके आते रहें ताकि हम प्रोग्राम में वो डिस्कस करते रहें। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम यही इख्तिताम पज़ीर हुआ। कोयटा अब जो है वो अब तक की जो सूरत हाल है, 4 ओवर्स के इख्तिताम पर 43 रन और कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं है। आप देखते हैं कि आज कोयटा अपने मैच में कामयाबी हासिल कर पाती है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली विक्ट्री हासिल करती है और दूसरा मैच कराची और रावलपिंडीज़ का है। ये मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और इन दोनों मैचेस के ऊपर बात करेंगे और जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर भी हम अपनी कल गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में रखेंगे। हमें कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।